गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर सेकंड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी हम चैप्टर नंबर सेकंड से ही रिलेटेड हमारा ये क्लास होगा। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी भी कंसेप्ट को लेके ये आपको पूछा जाए कि डिफाइन दिस कंसेप्ट, तो इजीली आप उसे डिफाइन कर लोगे। पर अभी जो सीबीएसई का जो हमारा ट्रेंड है और ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम यानी कि 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, should the following be treated as the normal residence of India? Give reason for your answer। ठीक है, तो हमने नॉर्मल रेजिडेंस की हमने डिस्कस किया था कि किन को हम इंक्लूड करते हैं, किन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कई सारे आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो इसमें से पूछा जाता है कि इनको हम इंक्लूड करेंगे या नहीं, येस या नो आंसर देना है, रीजन भी बताना है। तो जहां पे ये रीजन इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको येस और नो लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका रीजन देना भी जरूरी है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन ताइवान। ठीक है, फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन ताइवान। ठीक है, फॉरेनर है वो वर्क कर रहा है इंडिया में, ठीक है, और एम्बेसी इन ताइवान। ठीक है, इंडियन एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी है, उसमें वो काम कर रहा है। वो इंडिया की एम्बेसी कहाँ है? ताइवान में। तो क्या ये नॉर्मल रेजिडेंस होगा? यस या नो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको कहें कि इंडिया की एम्बेसी है, उसमें वो काम कर रहा है, पर है कौन? फॉरेनर है। ठीक है, तो हमें ये पहले ही पता चल गया कि वो फॉरेनर है, तो इंडिया की एम्बेसी होते हुए भी वो इंडिया का रेजिडेंस नहीं होगा। जैसे इसका आंसर है नो। ही इज नॉट नॉर्मली रिजाइडिंग इन इंडिया एंड हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट लाई इन इंडिया। ठीक है, इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो वो इंडिया में रिजाइड नहीं कर रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है। और कहाँ कब तक वो काम करे जरूरी नहीं, सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, साल करे, 6 महीना करे, 5 साल करे, तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और दूसरा वो फॉरेनर है। ठीक है, तो इंडिया में उसका इंटरेस्ट होगा ही नहीं, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होगा, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होगा। नो नो हमने किया, नो करने से ही उसका कंप्लीट आंसर नहीं बनेगा, उसको रीजन भी देना होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इंडियन वर्किंग इन एशियन डेवलपमेंट बैंक इन ए फिलीपींस। ठीक है, इंडियन वर्किंग, इंडिया का पीपल है, वर्क कर रहा है किसमें? एशियन डेवलपमेंट बैंक में इन ए फिलीपींस में है। ठीक है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा उसका जो मेन हेड ऑफिस है वो फिलीपींस में है, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, क्योंकि क्या है? इंडियन वर्किंग, तो इंडिया का पीपल है, अब वर्क कर रहा है। हमने पहले ही इसके बारे में बात किया था कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंडिया का पीपल है, एज ए वर्कर वो वहां पे काम कर रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। ठीक है, तो यस रीजन है, हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। ठीक है, तो उसका हमारा जो इंटरेस्ट होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, वो इंडिया में ही लाई करेगा। वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होके वहां पे गया है, काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इंडियन स्टूडेंट इन यूएसए वो हैज बीन लिविंग देयर फॉर 5 ईयर। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली बताया था कि नॉर्मल रेजिडेंस में हम ये कहते हैं कि मोर देन 1 ईयर वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में रहता है, तो उसका नॉर्मल रेजिडेंस वो बन जाता है। पर लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट स्टडी करने गया है, तो जरूरी नहीं कि उसकी 6 महीने साल में स्टडी खत्म हो जाए, हो सकता है कि 5 साल 6 साल, एग्जाम्पल है यहाँ पे 5 ईयर के लिए, तो वो क्या इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा? यस या नो? तो इसका आंसर होगा यस। यस, ठीक है, रीजन क्या है? हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया। ठीक है, इसका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होगा वो इंडिया में ही लाई करेगा। और दूसरी बात इसके पीछे ये आती है कि वो 5 साल से ज्यादा रह रहा है, फिर भी वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कैसे हुआ? तो स्टूडेंट स्टडिंग अब्रोड नो मैटर फॉर हाउ लॉन्ग आर इट इज द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो जिस कंट्री का जो स्टूडेंट होगा उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, वो स्टडी के लिए किसी भी कंट्री में कितने साल के लिए क्यों ना गया हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेंट रिसीव्ड बाय ए रेजिडेंस इंडिया फ्रॉम हिज ए प्रॉपर्टी इन ए सिंगापुर इज ए पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। क्या ये इंडियन जीडीपी का पार्ट होगा? रेंट रिसीव्ड बाय ए इंडियन रेजिडेंस फ्रॉम हिज ए प्रॉपर्टी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट तो रिसीव किया जा रहा है, वो इंडिया का रेजिडेंस है, पर लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पे है? सिंगापुर में है। और जो हमने डोमेस्टिक, ये जीडीपी क्या है? डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम ने हमने ये बोला था कि उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम होनी चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होना चाहिए। तो इंडिया, ये प्रॉपर्टी कहाँ है? सिंगापुर में। तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? सिंगापुर की। तो ये जो प्रॉपर्टी से अर्न कर रहा है इनकम इंडिया का पीपल, पर लेकिन वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो किसकी होगा? श्रीलंका की। ओके, बिकॉज इट इज ए अर्न आउटसाइड इंडिया एज ए सिंगापुर इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी टू इंडियन वर्किंग इन ए जापानीज एम्बेसीज इन इंडिया। ठीक है, सैलरी को इंडियन है। ठीक है, इंडियन वर्किंग इन ए जापानी एम्बेसी, जापान की एम्बेसीज में काम कर रहा है। ठीक है, नो, बिकॉज द जापानी एम्बेसीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज द पार्ट ऑफ द जापानीज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये इंडिया की जो डोमेस्टिक इनकम है, ये इंडिया की जीडीपी है, उसका पार्ट हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन होगा कि वो नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में बात कर रहा है, जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा है, या फिर वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे तो सैलरी टू इंडियन वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन जीडीपी। नो, तो इसका आंसर नो। और रीजन देना है आपको, बिकॉज जापानीज एम्बेसीज इज नॉट पार्ट ऑफ ए इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज द पार्ट ऑफ ए जापानीज डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया। ठीक है, प्रॉफिट अर्न बाय ए ब्रांच, तो इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। तो ये जीडीपी से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ ए अमेरिकन बैंक इन इंडिया, तो अमेरिकन बैंक तो है, पर वो है कहाँ पे? इंडिया में। तो हमारी ये होगा कि इंडिया में ही, इंडिया की जीडीपी में उसकी इनकम को इंक्लूड करेंगे। यस, ठीक है, इट इज इंक्लूड इन द इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज अमेरिकन बैंक इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैलरी पेड टू कोरियंस वर्किंग इन इंडिया एम्बेसी इन कोरिया। ठीक है, कोई कोरियन पीपल है, ठीक है, उसको सैलरी पे की जा रही है। ठीक है, और वो काम कहाँ पे कर रहा है? इंडियन एम्बेसीज में। तो इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। ठीक है, वो कैसे होगा? सैलरी पेड टू कोरियन working in Indian embassy in Korea will be a part of a domestic product of India because Indian embassy is Korea is a part of a domestic territory of India। तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, वो इंडिया का पार्ट होगा। इंडियन एम्बेसी इंडियन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इसीलिए ये इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी रिसीव्ड बाय ए इंडियन रेजिडेंस वर्किंग इन ए रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, सैलरी रिसीव बाय इंडियन, इंडिया के द्वारा रिसीव की जाती है, पर वो वर्क कहाँ पे कर रहे हैं? रशियन एम्बेसी। तो वो रशियन एम्बेसी में है, तो वो किसका डोमेस्टिक पार्ट होगा? रशियन एम्बेसीज का। तो वो हमारी इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? नो। इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा, रीजन बताना होगा। रीजन है बिकॉज रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए रशिया, नॉट पार्ट ऑफ ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन को हम इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे इंडिया की जीडीपी में? ठीक है, नो। क्यों? बिकॉज विंडफॉल गेन इज द unearned income and it is not add to a flow of a good and services in the economy. Windfall gain is not factor income, it is a transfer income। अब विंडफॉल गेन होता क्या है? विंडफॉल गेन मतलब छप्पर पार धन जैसा कह सकते हैं, यानी कि अचानक से हमें बहुत सारा धन मिल जाए। और अचानक से धन मिलेगा कैसे? एक दो ही होते हैं, जैसे कि कोई गैम्बलिंग कर रहा है, या ठीक है लॉटरी है, किसी की लॉटरी लग गई है किसी की,
ठीक है। या फिर कुछ ऐसा है जैसे रेस है, कोई हॉर्स रेस है, तो उसमें वो जीत जाता है, लक बाय चांस होता है ना। जैसे लॉटरी में होता है, क्या है, ड्रम होता है, उसमें पर्ची डाल देते हैं, वो ड्रम घुमाया जाता है, और बहुत सारे नंबर्स और पर्चीज होती है, बहुत सारे डिफरेंट पीपल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लक बाय चांस किसी का लॉटरी खुल जाती है, यानी किसी का लकी नंबर आ जाता है, देन उसको लॉटरी मिल जाती है, तो उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है अचानक से। तो उसने तो कुछ काम ही नहीं किया, ना ही उसने कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज हुआ, ऐसे ही उसे धन मिल गया है। तो इस प्रकार के धन को हम, या इस प्रकार के इनकम को हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हमारा विनफॉल गेन इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में। ओके, तो आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन है आपके, ये होमवर्क आपको करना है कि इट इज द डोमेस्टिक इनकम, यस या नो, गिव रीजन। ओके, थैंक यू।